स्वागत है आपका सुरता साहित्य की धरोहर में। आज हम लेकर आए हैं एक विशेष चर्चा जो रमेश चौहान के शोध आलेख छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत प्रकाशित पद्य साहित्य पर आधारित है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि उन भावनाओं का प्रतिबिंब है जो हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हमारी परंपराओं को जीवित रखती हैं। तो आइए सुनते हैं इस आलेख पर हुई चर्चा का सारांश, जहां विचार, साहित्य और संवेदनाएं एक साथ जुड़ते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास साहित्यिक यात्रा पर हैं। हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की, और खास तौर पर राज्य बनने के बाद वहां की कविता की दुनिया कैसी रही, जिसे हम पद्य साहित्य कहते हैं। वो तारीख 1 नवंबर 2000। वो सिर्फ नक्शे पर एक नई लाइन नहीं थी। उसने तो जैसे छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक पहचान है, भाषाई पहचान है, उसको एक नई जान दे दी। हमारे पास सुरता साहित्य की धरोहर में छपा एक शोध अध्ययन है जो इसी दौर को समझने में हमारी मदद करेगा। तो आज कोशिश यही रहेगी कि भाई ये समझें कि जब राज्य बना तो छत्तीसगढ़ी कविता पर इसका क्या असर हुआ, क्या नयापन आया, कौन से नए रंग जुड़े, नए सुर जुड़े, और हाँ, कौन से कवि, कौन सी रचनाएं हैं जो इस दौर की कहानी हमें सुनाती हैं। हाँ, और यह देखना वाकई में बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक प्रशासनिक, एक राजनीतिक बदलाव कैसे वो साहित्य पर, खासकर कविता पर इतना गहरा असर डालता है। शोध तो ये भी कहता है कि राज्य बनने के बाद तो जैसे छत्तीसगढ़ी कविताओं की बाढ़ सी आ गई। मतलब वो लोग भी खुलकर अपनी भाषा में लिखने लगे जो शायद पहले थोड़ा झिझकते थे। ये एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी जड़ों की तरफ वापसी थी, लेकिन एक नए आत्मविश्वास के साथ। तो चलिए इस साहित्यिक उभार को थोड़ा और करीब से देखते हैं, परत दर परत। बिल्कुल, और कहानी की शुरुआत तो जड़ों से ही होनी चाहिए। तो राज्य बनने से पहले की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की साहित्यिक जमीन वो कैसी थी, क्या परंपराएं थी वहां? देखिए, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक जड़ें तो बहुत बहुत गहरी हैं, खासकर लोक संस्कृति में। आप देखिए, पंडवानी है, भरथरी है, ददरिया, कर्मा गीत, बांस गीत और कितनी सारी लोक कथाएं। तो साहित्य जो था ना, वो ज्यादातर वाचिक परंपरा में था, मतलब मौखिक। पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता था। अच्छा, यानी लिखा हुआ कम, सुनाया ज्यादा। हाँ, ज्यादातर। फिर भक्ति आंदोलन का असर भी दिखता है। कबीर, तुलसीदास तो हैं ही, लेकिन साथ में छत्तीसगढ़ के अपने संत कवि भी हुए, जैसे धनी धर्मदास जी, गुरु घासीदास जी। इनकी रचनाओं ने लोगों को एक दिशा दी, एक सोच दी। हाँ, शोध में धनी धर्मदास जी का एक पद भी दिया है, अर्जी भमर बीच नैया हो, साहिब पार लगा दे। इसमें वो भक्ति वाली भावना, वो समर्पण साफ झलकता है ना? बिल्कुल। ये उस दौर की जो लोक आस्था थी, जो एक तरह की दार्शनिकता थी, उसका आईना है ये पद। और इसके साथ साथ वीर गाथाओं की भी परंपरा मिलती है। जैसे एक जिक्र है दलराम राव का, जिन्होंने खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय की तारीफ में कविताएं लिखी। फिर धीरे धीरे समझिए 19वीं 20वीं सदी में लिखित साहित्य ने शक्ल लेनी शुरू की। तब उसमें राष्ट्रवाद, समाज सुधार, इस तरह के विषय आने लगे। जैसे गिरवरदास वैष्णव की एक रचना है 57 के सत्यानाश। अच्छा? हाँ, ये उस दौर की रचना है जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो लोगों को जगाने का काम भी कर रही थी ये कविताएं। फिर वो तारीख आई 1 नवंबर 2000, छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना। शोध कह रहा है कि ये एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने साहित्यिक माहौल को जैसे एकदम से बदल दिया। ये कैसे हुआ? मतलब सिर्फ राज्य बन जाने से इतना बड़ा फर्क? देखिए, ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था जी। मेरे ख्याल से ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव ज्यादा था। हाँ। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को लेकर एक नया गर्व महसूस होने लगा लोगों को। कवियों को, लेखकों को लगा कि अब भाई खुलकर अपनी बात कहने का, अपने मुद्दे उठाने का, अपनी पहचान को सामने लाने का यही सही वक्त है। और मंच भी मिल रहा है। हाँ, मंच वाली बात है। बिल्कुल। जो स्थानीय संघर्ष थे, आदिवासियों का जीवन था, गांव देहात के सुख दुख, जो चीजें शायद पहले थोड़ी हाशिए पर थीं, वो अब कविताओं के बिल्कुल केंद्र में आने लगी। हाँ, ऐसा नहीं कि पहले काम नहीं हुआ,
छत्तीसगढ़ी सेवक जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने पहले भी छत्तीसगढ़ी अस्मिता जगाने का काम किया था। लक्ष्मण मस्तूनिया जी ने भी इसका जिक्र किया है। हाँ। लेकिन राज्य बनने के बाद हुआ ये कि प्रकाशन के अवसर बहुत बढ़ गए। समाचार पत्रों में आप देखिए मड़ई, पहट जैसे साप्ताहिक कॉलम शुरू हो गए। इसने डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, मीर अली मीर, डॉक्टर अशोक आकाश जैसे कई पुराने और नए साहित्यकारों को एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग दिया। तो मतलब माहौल बदला, अवसर बढ़े, तो कविता ने क्या रूप लिए फिर? क्या सिर्फ विषय ही बदले या कहने का जो तरीका था, जो अंदाज था, वो भी बदला? नहीं, दोनों चीजें हुई। देखिए, एक तरफ तो जो पारंपरिक गीत संगीत से जुड़ी विधाएं थीं वो तो चलती रहीं, लेकिन दूसरी तरफ नए प्रयोग भी खूब हुए। एक बड़ा बदलाव जो दिखता है वो है नवगीत का आना। नवगीत, ये क्या है? नवगीत मतलब वो गीत जो पारंपरिक लोक धुन या विषय से थोड़ा हटकर आज के समय की बात आज की भाषा में कहता है, थोड़ा ज्यादा समकालीन। जैसे रमेश चौहान का एक संग्रह है मोर कलम शंकर बंजाही, उसमें भ्रष्टाचार पर एक नवगीत है, सुनिए। घुना खीरा जैसे कठवा के भ्रष्टाचार धसे है, लालच हा अजगर असन मनखे मनला लिलत है। अरे वाह, मतलब सीधी चोट, हाँ। बिल्कुल सीधी बात, आज की समस्या आज के शब्दों में, कोई लाग लपेट नहीं। और शोध में अतुकांत कविता का भी जिक्र है। जी हाँ, अतुकांत कविताएं भी आईं। इनमें क्या था कि लय और तुक से ज्यादा जोर भावनाओं की सीधी सच्ची अभिव्यक्ति पर था। नारायण लाल परमार जैसे कवियों ने इस तरह की कविताएं लिखी। ये दिखाता है कि कवि अब वो बंधे बंधाए रास्ते छोड़कर नए रास्ते तलाश रहे हैं। एक और बात जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी शोध में वो है गजल, छत्तीसगढ़ी में गजल। ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि गजल का मिजाज तो हम उर्दू फारसी से जोड़कर देखते हैं अक्सर। सही कहा आपने, ये वाकई एक अनोखा संगम था। आप सोचिए, छत्तीसगढ़ी भाषा की अपनी मिठास, अपनी लोक की महक, और उसके साथ गजल का जो अनुशासन है, जो कहन है। मुकुंद कौशल जैसे कवियों ने इसमें कमाल का काम किया। उनकी एक गजल का शेर है, देखिए। मन ले मन ला बरही कौन डोर असन, कौन मया कर सकी तोला मोर असन। कितना सहज है, कितना गहरा प्रेम है इसमें, और वो भी ठेठ छत्तीसगढ़ी अंदाज में। कमाल है। और बात यही नहीं रुकी, जापानी काव्य रूप है ना हाइकू और सेदो का, हाँ। उनमें भी रचनाएं होने लगी। रमेश कुमार सोनी का तो फुलेरा नाम से सेदो का संग्रह भी छपा। ये तो अद्भुत है। मतलब छत्तीसगढ़ी कविता ने अपनी खिड़कियां खुली रखी, बाहर की हवाएं भी आईं, लेकिन अपनी जमीन से जुड़े रहे। अच्छा, ये जो अपनी जमीन की बात है, अपनी जड़ें, प्रकृति, सांस्कृतिक पहचान, ये कविताओं में कैसे झलकी? ये तो बल्कि और मजबूत हुई। अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति, अपनी तीज त्योहार, इनका जिक्र और गहरा हो गया। नंदराम निशांत का एक संग्रह है मरजाद, उसकी कविता देखिए। दाई ददा के सेवा करे बर मैं सरवन बन जाते हो, तय बन जाते उर्मिला रेजोही मैं लक्ष्मण बन जाते हो। देखिए कैसे रामायण के पात्रों के जरिए पारिवारिक मूल्यों की, सेवा भाव की बात कही गई है। सही है। अरुण निगम की किताब है छंद के छ, उसमें भी छत्तीसगढ़ी जीवन का, रहन सहन का बहुत जीवंत चित्रण है। जंगल, नदियाँ, खेत खलियान, त्योहार, ये सब सिर्फ बैकग्राउंड नहीं रहे, ये कविताओं के मुख्य किरदार बन गए, एक नई संवेदनशीलता के साथ। आपने प्रकाशन और मंचों की बात की थी। आजकल तो खैर डिजिटल दुनिया का जमाना है। क्या शोध में इंटरनेट के योगदान का भी कुछ जिक्र है? इसने क्या भूमिका निभाई? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। हुआ ये कि छत्तीसगढ़ राज्य का बनना और भारत में इंटरनेट और सोशल मीडिया का फैलना, ये दोनों चीजें लगभग साथ साथ हुई। हाँ, ये तो है। इसका सीधा और बहुत सकारात्मक असर पड़ा छत्तीसगढ़ी साहित्य पर। गुरतुरगोठ, सुरता जैसी वेबसाइट शुरू हो गईं। फेसबुक पर आप देखिए छत्तीसगढ़ी साहित्य मंच जैसे कई समूह बन गए। यहाँ तक कि व्हाट्सएप पर छंद के छ नाम से एक समूह बना, जो नए लोगों को छंद सिखाने का, अभ्यास कराने का एक बड़ा मंच बन गया। अच्छा, व्हाट्सएप पर भी? जी हाँ। तो ये जो डिजिटल मंच थे, ये सिर्फ रचनाएं छापने का जरिया नहीं बने। इन्होंने नए कवियों को खोजा, उनको तैयार किया, साहित्यिक बहसें शुरू की, और सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ी साहित्य को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। पागा कलमी जैसी ऑनलाइन कविता प्रतियोगिताएं भी हुई। इनसे नई प्रतिभाओं को पहचान मिली। तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ राज्य बनने का जमीनी प्रोत्साहन था और दूसरी तरफ इंटरनेट का आसमान मिला। इन दोनों ने मिलकर छत्तीसगढ़ी कविता को एक नई उड़ान दी। बिल्कुल सही, एक अभूतपूर्व उड़ान। और इसी उड़ान का नतीजा शायद ये है कि जैसा शोध बता रहा है,
2000 के बाद छत्तीसगढ़ी पद्य साहित्य का प्रकाशन बहुत ज्यादा हुआ। मतलब करीब 90% साहित्य इसी दौर में आया। अब इतने सारे संग्रहों का जिक्र करना तो खैर मुमकिन नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि चावल की हांडी से एक आध दाना देखकर अंदाजा लग जाता है। हाँ बिल्कुल। तो वैसे ही कुछ प्रमुख प्रकाशित संग्रहों पर नजर डालते हैं जो इस दौर की एक झलक दें। हाँ, ये सच है कि सूची तो बहुत लंबी है, पर कुछ उदाहरण जरूर देखने लायक हैं जिनसे विविधता का पता चलता है। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है छंद के छ, अरुण निगम, 2015। ये सिर्फ कविताओं का संग्रह नहीं है, ये तो जैसे छंद सिखाने वाली एक गाइड बन गई। अच्छा। इसने बहुत से लोगों को छंद लिखना सिखाया, प्रेरित किया। छंद मतलब कविता लिखने का एक अनुशासित तरीका जिसमें मात्राओं और वर्णों का खास ध्यान रखा जाता है। इसी संग्रह में महंगाई पर विधाता छंद में एक उदाहरण है जो आम आदमी का दर्द दिखाता है। सुनिए। अरे वाह। अजी खर्चा रुपया है, कमाई 4 आना है, न बंदोबस्त रोटी के न रोजी के ठिकाना है। अरे वाह, ये तो सीधे दिल पर लगती है बात। और कौन से संग्रह हैं जिन पर ध्यान जाता है? एक और महत्वपूर्ण संग्रह है मरजाद, नंदराम यादव निशांत, 2014। हमने इसका जिक्र पहले भी किया था। इसकी खासियत है ठेठ छत्तीसगढ़ी शब्दों का इस्तेमाल और उनमें जो मिठास छुपी है। इसमें गीत भी हैं, गजलें भी हैं। किसान के दर्द पर जो इसकी शीर्षक कविता है वो बहुत असरदार है। काल के हिस्सा ला इरी आज ले गे रे, तोर बाटा के रोटी ला बाज ले गे रे। मतलब किसानों का हक मारा जा रहा है, ये बात कह रही है कविता। बिल्कुल। और कुछ अलग तरह के प्रयोग भी हुए। जैसे गम्मत, मनोज श्रीवास्तव, 2011। इसमें छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में हास्य व्यंग्य की रचनाएं हैं जो समाज में जो गड़बड़ियां हैं उन पर चुटकी लेती हैं। फिर है मोर कलम शंकर बन जाही, रमेश चौहान, 2020। ये शायद पहला छत्तीसगढ़ी नवगीत संग्रह माना जाता है और इसमें नवगीत कैसे लिखें ये भी समझाया गया है। अच्छा, ये भी है। हाँ, और एक और बड़ा अनूठा प्रयास है जयकारी जनोला, कन्हैया साहू, अमित, 2021। इसमें 1100 छत्तीसगढ़ी पहेलियां हैं। वहाँ पहेली को जनोला कहते हैं। 1100? जी, 1100। ये बाल साहित्य का भी एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। और ऐतिहासिक विषयों पर भी काम हुआ, जैसे हीरा सोना खान के मनीराम साहू मितान। ये शहीद वीर नारायण सिंह पर एक खंड काव्य है। खंड काव्य यानी लंबी कविता। हाँ, एक लंबी कविता जो किसी एक नायक या घटना पर आधारित हो। ये ज्यादातर आल्हा छंद में है जो वीर रस का छंद माना जाता है। तो ये तो कुछ उदाहरण हुए उस दौर के साहित्य के। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने ये सब रचा। शोध में कुछ प्रमुख कवियों का भी जिक्र है, शायद उनका भी, जो मंचों की चमक दमक से थोड़ा दूर रहकर चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। हाँ, देखिए कुछ नाम तो ऐसे हैं जो दर्शकों से लिख रहे हैं और जिनकी एक पहचान है, जैसे लक्ष्मण मस्तूरिया जी, मुकुंद कौशल जी, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी। मीर अली मीर साहब की कविता नंदा जाही कारे, वो तो इतनी लोकप्रिय हुई कि गीत बन गई और आज भी लोग गुनगुनाते हैं। हाँ, बिल्कुल सुना है। लेकिन शोध उन कवियों पर भी ध्यान दिलाता है जिन्हें शायद उतनी पहचान नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। जैसे एक कवि हैं राजकमल जी, राजपूत। उनकी एक कविता जिंदगी के तार लजोर के तो देख, माटी संग माया ला घोर के तो देख, ये इंटरनेट पर खूब वायरल हुई, पर अक्सर बिना कवि के नाम के। अरे, ये तो ठीक नहीं है। हाँ, ये दिखाता है कि कई बार अच्छी रचना पहुंच तो जाती है पर रचने वाला पीछे रह जाता है। इनके अलावा देखिए अरुण निगम जी हैं, जिन्हें लोग प्यार से छंद गुरु भी कहते हैं। गंभीर विषयों पर लिखने वाली श्रीमती आशा देशमुख जी हैं। मंचीय कविता और लेखन दोनों में सक्रिय डॉक्टर अशोक आकाश जी। बहुत अनुभवी और अलग अलग विषयों पर लिखने वाले बुधराम यादव जी। संघर्षों से तपकर निकले बोधनराम निषाद विनायक जी। छंद के साथ साथ गद्य में भी कमाल लिखने वाले चौवाराम बादल जी। विद्वान और बाल साहित्यकार कन्हैया साहू अमित जी। डॉक्टर निरुपमा शर्मा जी, जिन्हें छत्तीसगढ़ की पहली महिला साहित्यकार भी कहा जाता है। गजल कहने वाले राजकुमार चौधरी रौना जी और संस्कृत से अनुवाद करने वाली विदुषी शकुंतला शर्मा जी। ये तो बस कुछ नाम हैं उन अनेक रचनाकारों में से जिन्होंने 2000 के बाद छत्तीसगढ़ी कविता को नए रंग रूप दिए। तो अगर इन सभी कवियों की रचनाओं को हम एक साथ रखकर देखें तो क्या खासियतें नजर आती हैं? मतलब भाषा कैसी है, अंदाज कैसा है, विषय क्या है,
क्या कोई एक साझा धागा है जो इन सबको जोड़ता है? हाँ, कुछ बातें तो बहुत साफ नजर आती हैं। पहली बात तो है भाषा और शैली। सबसे बड़ी बात है अपनी बोली यानी छत्तीसगढ़ी का बहुत सहज, बहुत स्वाभाविक इस्तेमाल। मुहावरे, कहावतें, लोक जीवन से जुड़े शब्द वो कविताओं में ऐसे रच बस गए हैं जैसे पानी में शक्कर। भाषा ज्यादातर सीधी है, सरल है, दिल तक पहुंचने वाली। और अगर शिल्प की बात करें तो उसमें काफी विविधता है। तुक वाली कविताएं भी हैं, बिना तुक वाली भी, छंद में बंधी हुई रचनाएं भी मिलेंगी और मुक्त छंद भी, गजल, मुक्तक जैसे अलग अलग रूप भी अपनाए गए हैं। अच्छा, और विषय किन चीजों पर ज्यादा लिखा गया? विषय की बात करें तो कविताओं का दिल तो जैसे गांव में धड़कता है। खेती किसानी, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, यहाँ की जो लोक संस्कृति है उसका रंग कविताओं में खूब दिखता है। प्रकृति भी बार बार आती है, नदी, जंगल, पहाड़, मौसम। लेकिन इसके साथ ही समाज के जो मुद्दे हैं जैसे गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार और खासकर किसानों और मजदूरों का दर्द, उनका संघर्ष, ये भी कविताओं का एक बहुत अहम हिस्सा बना है। और परंपरा और आधुनिकता का तालमेल कैसा रहा? हाँ, ये तीसरी खास बात है, परंपरा और नयापन। कवियों ने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। लोक धुनें, लोक शैलियाँ, उनको जिंदा रखा, लेकिन उनमें नए विचार, आज के जो सरोकार हैं उनको भी जगह दी। और जैसा हमने पहले बात की, डिजिटल माध्यमों को अपनाकर इन कविताओं को दूर दूर तक पहुंचाया, ये भी तो नएपन की ही निशानी है। ये सब सुनकर तो लगता है कि छत्तीसगढ़ी कविता के लिए ये दौर काफी सुनहरा रहा। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहा? या इस सफर में कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां भी आईं? स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, देखिए, हर विकास यात्रा में चुनौतियां तो साथ चलती ही हैं। शोध कुछ अहम चुनौतियों की तरफ इशारा करता है। जी। पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है पाठकों की कमी। खासकर जो नई पीढ़ी है उसका अपनी भाषा के साहित्य से थोड़ा दूर होना और हिंदी या अंग्रेजी की तरफ ज्यादा झुकाव। ये तो कई भाषाओं के साथ है। जी। दूसरी मुश्किल है प्रकाशन और वितरण की, मतलब किताबें छापना और फिर उन्हें पाठकों तक सही तरीके से पहुंचाना। ये आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तीसरी चुनौती भाषा के मानकीकरण से जुड़ी है। मतलब छत्तीसगढ़ी लिखने के लिए देवनागरी लिपि ही इस्तेमाल होती है, पर लिखने के तरीके में कहीं कहीं थोड़ी भिन्नता दिखती है। उस पर पूरी तरह से एकरूपता भी बननी बाकी है। अच्छा। और चौथी बात, डिजिटल दुनिया में मौजूदगी तो बनी है, पर दूसरी बड़ी भाषाओं के मुकाबले भी थोड़ी सीमित है। जैसे ई बुक्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं, पॉडकास्ट हैं। इन माध्यमों में छत्तीसगढ़ी साहित्य अभी उतना नहीं आ पाया है। तो इन चुनौतियों के बीच फिर रास्ता क्या है? भविष्य कैसा दिखता है? क्या शोध कुछ सुझाव भी देता है कि ये जो साहित्यिक धारा बह रही है इसे कैसे और मजबूत किया जाए? बिल्कुल, जहाँ चुनौतियां हैं वहाँ रास्ते भी हैं। शोध का तो साफ मानना है कि भविष्य जो है वो डिजिटल संभावनाओं में छुपा है। जो ऑनलाइन मंच है, ब्लॉग, वेबसाइट, सोशल मीडिया, उनका और ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। लेखकों को भी Amazon Kindle जैसे प्लेटफॉर्म पर सेल्फ पब्लिशिंग के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, आजकल ये काफी चलन में है। जी। ऑडियो बुक और पॉडकास्ट जैसे नए प्रारूप अपनाने होंगे। इसके अलावा स्कूलों, कॉलेजों के पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी साहित्य को जगह देना जरूरी है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से मदद लेनी होगी। विज्ञान कथा या रहस्य रोमांच जैसी नई विधाओं को भी छत्तीसगढ़ी में आजमाया जा सकता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, और रेडियो, टीवी जैसे जो पारंपरिक मीडिया है उनका भी बेहतर इस्तेमाल करना होगा। तो ये कुछ ऐसे कदम हैं जिनसे छत्तीसगढ़ी कविता और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है और उसे नई ऊर्जा मिल सकती है। तो आज हमने छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वहाँ की कविता की दुनिया में एक अच्छी खासी, कह सकते हैं गहरी डुबकी लगाई। हमने देखा कि कैसे इस दौर में छत्तीसगढ़ी कविता ने न सिर्फ अपनी जड़ों को, अपनी लोक परंपराओं को सींचा, बल्कि नए विषय, नई शैलियां और नई तकनीक को भी गले लगाया। ये एक जिंदा तस्वीर है जो लगातार बदल रही है। हाँ बिल्कुल, ये कविताएं सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो छत्तीसगढ़ की आत्मा की आवाजें हैं। इनमें वहाँ के लोगों के सपने हैं, उनका संघर्ष है, उनकी खुशी है, उनकी पहचान है। मुश्किलें जरूर हैं जैसा हमने देखा, पर संभावनाएं भी कम नहीं है, खासकर अगर तकनीक और रचनात्मकता का सही तालमेल बिठा लिया जाए। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, सब कुछ जैसे एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं और उनके साहित्य को बचाए रखना, उन्हें बढ़ावा देना,
किसी भी समाज की अपनी जो एक अनोखी सांस्कृतिक पहचान होती है उसे जिंदा रखने के लिए कितना जरूरी है। सोचिएगा जरूर इस पर। आप सुन रहे थे सुरता, साहित्य की धरोहर। आज हमने रमेश चौहान के शोध आलेख छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत प्रकाशित पद्य साहित्य पर आधारित हुई चर्चा का सारांश आपके सामने रखा। यह चर्चा हमें यह सिखाती है कि साहित्य केवल पढ़ने की वस्तु नहीं, बल्कि विचार विमर्श और आत्मचिंतन की एक निरंतर प्रक्रिया है। यदि यह प्रस्तुति आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। हमारे स्पॉटिफाई और यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और अधिक साहित्य पढ़ने सुनने के लिए सुरता वेबसाइट पर अवश्य पधारें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए साहित्य की इस अमूल्य धरोहर से।